नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम आपका अवसर में। मैं हूं आपके साथ कंचन। आपका अवसर एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम ऐसे लोगों से, ऐसे बड़े लोगों से, बड़े अफसरों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो समाज और सरकार को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। आज अपने खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पुनीता गहलावत से। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। तो जिस तरह से अपने इस कार्यक्रम में मैंने आपको इनवाइट किया मैम, और मैं चाहूंगी सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपने अपनी शुरुआत की। लगभग 25 सालों का ये आपका सफर रहा, किस तरह से आपकी शुरुआत हुई? मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर आर्मी में कर्नल थे और मेरे हस्बैंड भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं। तो मैं इसे अपना सौभाग्य भी कहूँगी और साथ में एक लगन थी बचपन से ही कि मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे ही मैंने 12वीं का इम्तिहान क्लियर किया, उसके बाद मेरे फादर की पोस्टिंग हिसार में हो गई और हिसार यूनिवर्सिटी में वो मुझे लेके गए थे एक दिन दिखाने के लिए। और वहाँ कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज जब मैंने देखा तो मेरे मन में ये इच्छा जागी कि क्यों ना मैं भी प्रयत्न करूं और एक पशु चिकित्सक के लिए जो ये बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज ये कोर्स होता है, मैं इसे ज्वाइन करूं। अप्लाई किया और सिलेक्शन हो गया एंड उसके बाद से पढ़ाई की और डिग्री प्राप्त की। तो लगभग 25 सालों का ये आपका जो सफर रहा, जिस तरह से आपने 12th के बाद अपनी शुरुआत की, क्या कभी किसी मुश्किल का सामना आपको इस दौरान करना पड़ा? क्योंकि कहते हैं कि जब हम रास्ते में चलते हैं तो कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। तो क्या कभी किसी तरह की चुनौती का सामना आपने किया? बिल्कुल। शुरू में जब मेरे फादर, पेरेंट्स, मदर, इन सब का तो मेरे को पूरा आशीर्वाद था, लेकिन हाँ, फैमिली में और लोगों ने बोला भी कि आप बिटिया को वेटरनरी डॉक्टर का कोर्स करवा रहे हो, ये कोर्स तो महिलाओं के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें तो बिटिया को बड़े बड़े पशुओं को हैंडल करना पड़ेगा, गाय भैंस से उसको चोट भी लग सकती है, तो इस तरह का कोर्स क्यों करवा रहे हो। लेकिन फादर साहब हमेशा से कहते थे कि बेटा जो आपके सपने हैं आप उनको पूरा करो और आप जो भी करना चाहो, कम से कम एजुकेशन पे तो उन्होंने कभी भी हमें हमेशा मतलब मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि आप इसको आप जितना आप पढ़ना चाहो, जैसे आप आगे जो भी जिस भी लाइन में जाना चाहो, उसमें उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट भी किया और मार्गदर्शन भी किया। तो सबसे पहली मुश्किल तो हल्की सी मुश्किल यही आई थी कि फैमिली में और लोगों को काफी अजीब लग रहा था, बट पेरेंट्स की सपोर्ट थी तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। प्रोफेशन के दौरान हाँ, दिक्कत तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, सेकेंड ईयर में थी जब मैरिज हो गई थी और मैरिज के साथ साथ एक और परिवार से मैं जुड़ गई थी। तो उस समय ये मुझे इनिशियली कभी कभी लगता था कि ये जो डिग्री कोर्स है, 4 इयर्स की डिग्री है और 6 महीने की इंटर्नशिप है, ये किस तरह पूरी होगी। पर मेरे माता पिता दोनों तरफ से और मेरे हस्बैंड, इन्होंने इतना मुझे मोटिवेट किया और हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया कि नहीं, आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। लगन तो थी, इच्छा थी, परंतु सपोर्ट बहुत ज्यादा मुझे मिला और उससे मुझे हमेशा एक प्रेरणा मिलती रही कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना है। तो उस दौरान बाहर से कोई समस्या नहीं थी, हाँ अपने आप से ही एक स्ट्रगल तो थी। उसके बाद जब डिग्री खत्म की तो मास्टर्स के फाइनल में अप्रैल 94 में हमारे एक गोद में एक प्यारी सी बिटिया भी आ गई और अगस्त में मेरी डिग्री खत्म हुई थी। तो पर सहयोग से आप कहिए, आशीर्वाद से कहिए, और ऑफ कोर्स जो मेरा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, उसमें मेरे एडवाइजर थे डॉक्टर सूरज कुमार। आज भी मैं उनको शत नमन करती हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी तरह मुझे गाइड किया। तो मास्टर्स डिग्री केवल पूरी ही नहीं की, उसमें टॉप भी किया और आज भी जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो खुद पर भी गर्व होता है। जैसे ही डिग्री खत्म हुई उसके कुछ समय बाद, दरअसल कुछ समय तो नहीं, थोड़ा गैप था,
गवर्नमेंट जॉब तो 3 साल बाद लगी थी, लेकिन उससे पहले मैंने सेंट्रल मिलिट्री वेटरनरी लैब है मेरठ में, वहाँ पे काम किया, कुछ एक्सपीरियंस वहाँ से गैदर किया। और 1997 फरवरी में मैं इस गवर्नमेंट जॉब में आ गई। पशु चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हुई हरियाणा सरकार पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग में। और उस समय हाँ कुछ चैलेंजेस आए। सबसे पहला चैलेंज तो ये था, 1 साल तो मैं भिवानी के धनाना गांव में पोस्टेड थी, और 1998 जून 1998 से मेरी पोस्टिंग हुई थी गुड़गांव में खिड़कीदोला में। और मैं पहली वेटरनेरियन थी इस जिले में। पशुपालकों को बहुत मुश्किल और हैरानी होती थी ये समझने में कि एक महिला पशु चिकित्सक भी हो सकती है। और वो वहीं पे हमारा हॉस्पिटल था, जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ही एक 3 बेडरूम का रेजिडेंस था जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड था, पर वो रेजिडेंस कुछ वर्षों से अधूरा पड़ा था। तो सोचा कि यहीं रहें, रेजिडेंस को मेंटेन किया। अगेन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, उसको रहने लायक हमने बनाया। और चूंकि मैं हॉस्पिटल में रहती थी तो देर सवेर सुबह शाम कभी भी कोई भी पशु पालक आता था अपनी पशु की समस्या लेकर, तो वो मुझसे यही सवाल कहता था, क्योंकि वो एरिया में जो जिस तरह की बोली है, तो वो मुझे कहते थे, ए लाली डॉक्टर नहीं है। और फिर मुझे उन्हें बताना पड़ता था, नहीं तो मैं ही डॉक्टर हूँ। और धीरे धीरे उनको उन्होंने इस बात से अडेप्ट किया, एडजस्ट किया, इस बात को समझा कि एक लेडी महिला भी पशु चिकित्सक हो सकती है। तो ये चैलेंज जरूर था, परंतु उसके बाद इतनी सपोर्ट मिली पशुपालकों की। इनफैक्ट वहाँ जो स्टाफ था, मेरा स्टाफ भी बहुत बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव, बहुत ही हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड। स्टाफ की इतनी अच्छी सपोर्ट रही। और गांव वालों ने क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ही हैं जो पशुपालन का काम करती हैं। तो महिलाएं उसके बाद से जैसे उन्हें पता चला कि एक महिला पशु चिकित्सक यहाँ पर है, तो उनकी फुटफॉल जो है हॉस्पिटल में बढ़ गई। और बड़ी खुशी से वो आती थी, मिलती थी, और जो भी समस्या होती थी पशु को लाती थी तो उसका हम ट्रीटमेंट करते थे। और यदि उन्हें कोई एडवाइस चाहिए होती थी तो उसी तरह से उन्हें पशुओं की देखरेख के बारे में, विभाग की स्कीमों के बारे में, इस तरह के अलग अलग टाइप के उनको एडवाइस देते थे। और उसके बाद से इतना अच्छा वहाँ पे सेटअप हो गया, और पब्लिक के साथ इतनी बढ़िया डीलिंग हो गई कि कभी भी देर सवेर सुबह शाम कभी भी कोई भी किसी को भी कोई आवश्यकता पड़ती थी तो वो बेझिझक हमारे हॉस्पिटल पे आ जाते थे। देर रात को भी रेजिडेंस पे कभी भी आके उनको पूरा अधिकार था कि वो नॉक कर सकते हैं और उनकी जो पशु की समस्या है उसका हल किया जाएगा। तो महिला होने के नाते हाँ कुछ चैलेंजेस जरूर थे, संकोच भी थे, लेकिन अगर आप मन में ठान ले कि आज अब मैं इस प्रोफेशन में और मुझे काम करना है, और अपनी पहचान अपने हार्डवर्क से ही बनती है। अगर आप शुरू में हतोत्साहित हो जाएं और अपने आप में मन में हार जाएं, क्योंकि हर चीज मेंटली होती है। माइंड जो आपने माइंड में सोच लिया तो आप अचीव कर लोगे, चाहे पुरुष हो, महिला हो, चाहे कोई भी हो। तो दृढ़ संकल्प रखा और बड़ों का आशीर्वाद रहा और हस्बैंड की पूरी सपोर्ट रही, तो आगे फिर प्रोग्रेस करते गए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि कई चुनौतियों का सामना आपने किया, यहाँ एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आपसे है कि जीवन में जब हम अकेले होते हैं, कहते हैं कि एक सिंगल लड़की के लिए फिर भी रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि अपनी लाइफ में उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, इसकी फ्रीडम उसे होती है। लेकिन जब हम शादी कर लेते हैं या फिर हमारी लाइफ में कोई आ जाता है, उसके बाद आपकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी हो गई, तो उस दौरान मुश्किलें और ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि आपके ऊपर 2 जगह की नहीं 3 जगह की जिम्मेदारी आप मानिए। आपका खुद का घर, आपका ससुराल, और उसके बाद जिस जॉब में आप हैं, जिसकी तैयारी करके आप पहुंची हैं, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो उन तमाम चीजों को किस तरह से हैंडल किया? मैं अपने आप को एक तो बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि जिस परिवार में जन्म लिया, जिस परिवार में शादी हुई, दोनों ही परिवार काफी पॉजिटिव और ओपन माइंडेड परिवार थे।
और स्पेशली बीइंग फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, तो आर्मी वालों की सोच थोड़ी ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तो उन्हें ये था कि बेटा आपको जब तक पढ़ना है, जब तक आप पढ़ के थक नहीं जाओगे तो आपकी पढ़ाई में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे। और आप सही कह रहे हो, एक बच्चे की जब जिम्मेवारी आती है तो पढ़ाई करने में मतलब उतना समय देने में थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, पेरेंट्स का, इन लॉज का, हस्बैंड का। तो अच्छे से मैनेज हो गया। और सबसे जरूरी है आपका दृढ़ संकल्प। और कभी कभी जब मैं कभी कभी लगता था कि हाँ कुछ परेशानी हो रही है, ज्यादा इस तरह का कमिटमेंट ज्यादा हैं और कैसे की जाए, तो मैं हमेशा हरिवंश राय बच्चन जी की वो जो कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैंने अपने मोबाइल में वो इस तरह के कुछ मोटिवेशनल चीजें हमेशा रखती हूँ। और जैसे ही जब भी समय मिलता है, मान लीजिए आप कहीं से ट्रेवल कर रहे हैं या बीच में वर्क के दौरान बीच में चाय पी रहे हैं, तो बीच बीच में कभी कभी उसको गो थ्रू कर लेती थी, या कुछ मोटिवेशनल सुन लेते थे, मोटिवेशनल पढ़ लेते थे। और इस तरह के जो एक प्रोफेशन में भी मुझे जो अपने सीनियर्स से जो गाइडेंस मिली, सीनियर्स ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया सही रास्ते पे। और साथ में उन्होंने इस तरह के मेथड्स बताए कि आप किस तरह एक बहुत प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ में एक सामंजस्य बना के किस तरह आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो। तो वो जो गुरु थे, बड़े गुरुओं का जो ज्ञान था, वो पिछले 25 वर्ष नहीं, वो अब भी बहुत काम आ रहा है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे डॉक्टर पुनीता गहलावत को। लगातार पुनीता जी हमारे साथ बनी हुई है, कई और सवालों के जवाब हमें उनसे लेने हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ और सवालों के साथ। आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका अवसर में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे थे यहाँ पर डॉक्टर पुनीता गहलावत जी से, तो फिर से उनका एक बार स्वागत करते हैं और कई और सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर पुनीता जी, जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने चुनौतियों का सामना किया और लगभग 25 सालों का आपका ये करियर रहा, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने जरूर देखे होंगे। अब मेरा यहाँ पर आपसे सवाल है, जिस तरह से अगर हम देखें तो आजकल लंपी वायरस बहुत ज्यादा चल रहा है पशुओं के अंदर, और सबसे ज्यादा केसेस अगर देखें तो राजस्थान में केसेस हैं, उसके बाद हरियाणा में भी काफी सारे केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। अगर बात करें तो लोग काफी परेशान है इसे लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बीमारी गायों में, भैंसों में देखी जा रही है, जिसके बाद अब लोगों का ये कहना है कि ये बीमारी पाकिस्तान से आई है। 2019 में लगभग ये बीमारी पाकिस्तान से आई है। तो आखिर इसका इलाज क्या है, एक्चुअली में इलाज क्या है इसका? लंपी स्किन डिजीज ये एक वायरस के माध्यम से होती है, ये हम सब जानते हैं। पॉक्स विरिडी फैमिली से ये वायरस है, और इसका जो इलाज है वो तो जैसे आपका पशु बीमार होता है तो आपको उस टाइम तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है नजदीकी पशु अस्पताल में। और आजकल तो सबके पास टेलीफोन नंबर्स हैं डॉक्टर के, तो आप तुरंत डॉक्टर को कॉल कीजिए, उनसे संपर्क साधिए। दूसरा, जब भी आपको किसी पशु में संदेह हो कि उसको ये लंपी स्किन डिजीज हो सकती है, उसके लक्षण आपको ऐसे लगते हैं, तो तुरंत उस पशु को अन्य पशु से आइसोलेट कर दीजिए। लंपी स्किन डिजीज ये एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस है, जो एक पशु से दूसरे पशु में लगती है, फैलती है। और इसका मेन फैलने का कारण है वेक्टर के माध्यम से, अर्थात मक्खी, मच्छर, कीचड़ इत्यादि के माध्यम से ये बीमारी जो है, संक्रमण इसका फैलता है।
दूसरा इसका जो फैलने का कारण है वो गंदगी और दूषित, जैसे पानी है, दूषित चारा है, इसको यदि कोई पशु खाएगा उससे भी ये बीमारी लग सकती है। कुछ एरियाज में जोहड़ में पशु जाते हैं नहाने के लिए, वैसे भी रूटीन में उनको लेके जाया जाता है। जोहड़ में जो पशु जाता है उनकी पशुओं की लार के माध्यम से, पशुओं के संपर्क, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी ये बीमारी फैलती है। अब इसके लिए पशुपालन विभाग की ओर से पूरे स्टेट में टीकाकरण लंपी स्किन डिजीज वायरस का किया जा रहा है और टीकाकरण में अलग अलग जिलों में सरकार द्वारा टीम गठित की गई है जो पशुपालक घर द्वार जाकर हर एलिजिबल स्वस्थ पशु को टीकाकरण लगा रही हैं। इस विषय में मेरा पशुपालकों से निवेदन है कि वो अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं। जब भी टीम आपके घर आती है तो अपने पशु को टीका लगवाएं, वैक्सीनेट करवाएं। और ये टीका हेल्दी पशु में ही लगता है। यदि आपका पशु संदिग्ध है या आपको ये सस्पेक्टेड है कि इसको ये बीमारी है तो उस केस में उसका इलाज किया जाएगा, तब ये वैक्सीन उस समय नहीं लगेगी। और ये बीमारी में घबराने की, पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बीमारी में इस बीमारी में ये इन्फेक्शियस तो है परंतु मोर्टेलिटी, डेथ रेट जो है इसमें वो सिर्फ मात्र 1 से 2% है। और जो कुछ अगर कोई मोर्टेलिटीज रिपोर्ट भी हुई हैं तो वो ऐसे केसेस हैं जब पशुपालक ने या मान लीजिए कोई बेसहारा पशु है उसमें ये लक्षण तो आए हुए थे, वो बीमार तो था। इसके लक्षण आप सब जानते हैं कि पशु के शरीर पर चटके हो जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, पशु को बुखार आता है, नाक से और आंख से स्राव बहता है, पशु का दूध काफी कम हो जाता है। तो ये लक्षण जैसे ही पहले ही शुरू में ही लक्षण दिखाई दे, यदि उस समय पशु को आप संपर्क करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दें तो ये बीमारी बहुत जल्दी आपका पशु ठीक भी हो जाता है और वो डिटेरियोरेट नहीं होती, उसकी कंडीशन इस लेवल पे नहीं आती कि वो उसको फिर उसका बचाना मुश्किल हो जाए डॉक्टर के लिए। तो एक तो इसमें क्विक रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, बायो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। हमारी काफी सारे पशु जो हैं गौशालाओं में काफी पॉपुलेटेड हैं, जहाँ पे बहुत सारे एक जगह पे कई सारे पशुओं को रखा जाता है। तो ऐसी जगह पे पशुओं को अलग अलग शेड्स जो हैं, कैटेगरी वाइज शेड्स बना के उनको रखिए। दूध वाली गाय एक जगह रखिए, मेल फीमेल को अलग रखिए, छोटे बच्चों को अलग रखिए। साथ ही हर गौशाला में आइसोलेशन शेड का प्रावधान जरूर रखिए और गौशाला के द्वार पर एक क्वारंटाइन शेड भी होना चाहिए। और अभी तो सेक्शन 144 के तहत पशुओं की इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बंद है, परंतु जब भी ये मूवमेंट स्टार्ट भी हो जाए उसके बाद भी ये हमेशा के लिए ही आप सबसे निवेदन है, खास तौर पर जो हमारी गौशालाओं की मैनेजमेंट कमेटियां हैं और उनके प्रधान हैं, कि आप क्वारंटाइन शेड अपने गौशाला के द्वार पर बनवा लीजिए। अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और बाहर से जब भी कोई नया बेसहारा पशु आप रिहैबिलिटेट करते हैं, 15 दिन उसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए। इन 15 दिनों के दौरान पशु के आते ही उसकी हमारे विभाग के जो डॉक्टर साहब हैं जिनके ज्यूरिसडिक्शन में आपकी गौशाला आती है, उनकी टीम से आप उसकी टैगिंग करवा लीजिए। टैगिंग के बाद उसकी डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन की जाएगी। और वैक्सीन करने के बाद 15 दिन जब बीत जाएं तो आप उसका चेकअप करवा लीजिए कि आपका पशु स्वस्थ है। स्वस्थ पशु को ही अन्य पशुओं के साथ आप एंट्री करने दीजिए, अन्यथा यदि वो बीमार है तो आप उसे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता गौशाला में और पशुओं के साथ मिक्स न कीजिए, ताकि कोई इन्फेक्शन उसके पास अगर उसको है तो वो औरों में ना फैले। और कुछ पशु ऐसे भी हैं और लंपी स्किन डिजीज में भी जो इंक्यूबेशन स्टेज में हैं। इंक्यूबेशन स्टेज वो होती है जब वायरस पशु के शरीर में प्रवेश तो कर गया पर उसमें पशु के बाहरी रूप से कोई लक्षण बीमारी के नहीं दिखाई देते, तो देखने वाले को वो पशु स्वस्थ ही लगता है। तो इसलिए भी पशु को क्वारंटाइन करना जरूरी है। 15 दिन वो जब ऑब्जर्वेशन में रहेगा तो ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह से लंपी वायरस की हम बात कर रहे हैं। लंपी वायरस को लेकर अगर जिस तरह से आपने बताया कि टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, तो कहाँ तक ये काम पहुंचा है वैक्सीनेशन का? वैक्सीनेशन का गुरुग्राम जिले में 81%, कल तक 81% पशुओं का टीकाकरण कर लिया गया था
और आने वाले एक सप्ताह में हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे 65,000 गोवंश हैं, उसमें से जितने भी एलिजिबल पशु हैं, 4 माह से ऊपर जो बछड़े या बच्चियां हैं और उसके अतिरिक्त जितने भी हेल्दी पशु हैं, एलिजिबल पशु हैं, उनका हम टीकाकरण मुकम्मल कर लेंगे। और ये टीका जो है 1 ml डोज है इसकी, और ये पशु को सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है और इसमें पशु के कोई दूध पर कोई असर नहीं आता, ना पशु ऑफ फीड होता है। और साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी शेयर करना चाहूंगी कि यदि आपके कोई पशु को ये बीमारी लंपी स्किन डिजीज की है भी, तो आपको उसके दूध के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस दूध को अच्छे से उबालकर आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसी के साथ जिस तरह से हम लंपी वायरस की बात कर रहे हैं, जब लंपी वायरस के केसेस लगातार बढ़ने लगे थे तो लोगों में डर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। लोगों को ये भी लगने लगा था, क्योंकि आज भी कई लोगों को अगर हम देखें तो देहात में अगर हम जाएं तो या फिर ऐसे लोगों में जाएं जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं आज भी ये लगता है कि कहीं ये कोरोना जैसी तो कोई बीमारी नहीं है, या फिर ये कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि आज पशुओं को है, पशुओं के बाद ये लोगों को भी लग जाएगी। तो इस तरह की भ्रांतियां भी काफी ज्यादा लोगों के अंदर है। आप सही कह रहे हैं। ये एक इनफैक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्हाट्सएप भी ऐसा वायरल हो रहा था, लेकिन अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो WHO है, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या जो भी रेप्यूटेड जर्नल्स हैं, उसमें किसी में भी ऐसी कोई स्टडी रिपोर्ट नहीं हुई है जो ये कहे कि ये लंपी स्किन डिजीज जो है ये एक जूनोटिक डिजीज है। परंतु फिर भी हमें सावधानियां रखने में कोई हर्ज नहीं है, हमें प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। और मनुष्यों में ये नहीं फैलती, लेकिन एक पशु से दूसरे पशु में तो फैल सकती है। इसलिए जो पशु सेवक हैं वो अपने बीमार पशु के पास अलग पशु सेवक उसकी सेवा करे और हेल्दी पशु के लिए अलग पशु सेवक हो। और अगर आपके पास एक ही पशु सेवक है तो वो ये सुनिश्चित कर ले कि पहले वो हेल्दी पशु का दाना, चारा, पानी इत्यादि उसको नहलाना सब देख रेख करके, उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो के सैनिटाइज करके उसके बाद ही बीमार पशु के पास जाए। और बीमार पशु की देख रेख, इलाज और बाकी सब उसका काम करने के बाद वो अपने हाथों को सैनिटाइज करके और हो सके तो पूरा अच्छे से स्नान कर ले, ताकि सभी पशुधन हमारा स्वस्थ रहे। बिल्कुल। जिस तरह से अगर हम बात करें डॉक्टर पुनीता, यहाँ मेरा अब आपसे सवाल यही है, चूंकि आप खुद एक महिला हैं और उसके बाद आपने बड़ी जद्दोजहद और बड़ी मुश्किलों के साथ अपना करियर भी संभाला, अपनी फैमिली भी संभाली, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। चाहे फिर वो कोई सिंगल लेडी हो या फिर कोई मैरिड वुमेन हो, वो अपना करियर बनाना चाहती है या फिर लाइफ में उसके ड्रीम्स हैं, कुछ करना चाहती है, तो आज की डेट में महिलाओं के लिए मुश्किलें बेहद ज्यादा हैं। चुनौतियां कम नहीं है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं अपने आप को आज की डेट में भी स्टैंड कर रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो पिछले गत वर्षों में वाकई में बहुत महिलाओं ने बहुत तरक्की की है और इसके लिए पूरे समाज का जो योगदान रहा है वो काफी सराहनीय है। महिलाओं के लिए मेरा संदेश ये है, खासतौर पे जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि बेटा आप सपने देखना बंद मत करो, अपने सपने देखो, सपनों को संजो और अपने सपनों को अपने पेरेंट्स के साथ आप शेयर करो। और बच्चियों से ज्यादा मैं आपके माध्यम से निवेदन इसमें करना चाहूंगी बच्चियों के माता पिता और समाज एज अ होल से, कम्युनिटी से, कि होता क्या है कि हम आज भी, चाहे हम कितने भी हमारे विचार जो है, कितने भी मॉडर्न विचार भी क्यों ना हो, फिर भी थोड़ा सा फर्क है बेटे की परवरिश और बेटी की परवरिश में। तो जब हम बेटे की और बेटी की परवरिश एक जैसी करेंगे तो ये गैप जो है बेटर होगा। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए काफी स्कीम्स और एफर्ट्स किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा भी, NGOs द्वारा भी। परंतु साथ साथ मुझे पर्सनली लगता है कि बेटों को एजुकेट करना ज्यादा जरूरी है। बेटों को और परिवार के अन्य जो मेल मेंबर्स हैं उनको सेंसिटाइज करना और उनको एजुकेट करना कि आप जब तक अपने परिवार की महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनको
उनको खुल के जीने की आजादी नहीं दोगे, अपनी अभी तो कितने क्षेत्रों में तो महिलाओं को अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं है। वो अपनी उनके कोई करियर की कोई अभिलाषा है, कोई उनके ड्रीम्स हैं, वो शेयर भी नहीं कर पाती। और माताओं से मैं निवेदन करूंगी कि आप अपनी बेटियों के साथ, चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं पूरे दिन या तो पशुपालन में या कृषि में या घर के काम में बिजी रहती हैं। अर्बन एरियाज में जैसे हम लोग हैं, जॉब में बिजी हैं, अपने अन्य कामों में बिजी हैं, लेकिन दिन में से कम 10 मिनट अपने बच्चों के साथ जरूर निकालो और अपनी बेटियों के साथ ऐसा रिश्ता बनाओ कि वो उनको समय पे आपकी गाइडेंस मिले, आपकी सपोर्ट मिले और वो अपनी बात आपसे शेयर कर सकें। बहुत सारे ड्रीम्स जो है वो बच्चियों के माइंड में ही अबॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमें ना तो पेरेंट्स हमें फ्रीडम देंगे या हमें सपोर्ट करेंगे कि ठीक है आप आगे और पढ़ाई कर लो या आप जॉब कर लो। बहुत परिवर्तन आ गया है, अब वो बात नहीं है, लेकिन अभी भी काफी स्कोप है। अभी भी एक लेवल तक पढ़ाने के बाद सब पेरेंट्स यही सोचते हैं कि अब बेटी की शादी कर दी जानी चाहिए। तो या तो आप जब अगर शादी करनी है तो ऐसी जगह करें जहां पे आपको गारंटी हो कि बच्चे को सपोर्ट मिलेगी आगे, और आपके बच्चे में भी इतनी सेल्फ डिटर्मिनेशन बचपन से ही आप उसमें इतनी सेल्फ डिटर्मिनेशन इनकॉर्पोरेट करें, उसकी परवरिश इस तरह की करें, या फिर आप उसको अपने पैरों पर खड़े होने दें और समय आने के साथ और जिम्मेवारियां भी वो बच्चा निभाएगा। और बेटियों को सक्षम बनाएं, बेटियों को फियरलेस बनाएं। उनको साथ में एक और निवेदन है सभी से, खासतौर पे बच्चों से ही, कि वो दिन में आधा घंटा या कोई भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे योगा हो। और कभी जब क्योंकि जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो पढ़ते पढ़ते थक भी जाते हैं। तो जब आप थक जाते हो, बजाय कि मोबाइल या नेटफ्लिक्स या जो भी अन्य मनोरंजन के साधन है उसमें समय आप लगाने की बजाय आप कोशिश कीजिए बेटा उस टाइम 10-15 मिनट या तो आप मेडिटेशन कीजिए या आप कुछ अच्छा सुनिए, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिले और आपको रिलैक्सेशन भी मिले, आप रिलैक्स्ड फील करें। और साथ ही जहां तक संभव हो सके, आजकल ज्यादातर बच्चे देर से सोते हैं और देर से जागते हैं, हमारी बच्चियां भी देर से सोती हैं और देर से जागती हैं। तो आप कोशिश करके देखिए, धीरे धीरे परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए कि आप प्रकृति के साथ चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पुनीता, आप जुड़ी। और सबसे खास बात है कि लंपी वायरस को लेकर हमने बात की और साथ ही साथ महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि आप भी महिला हैं, मैं खुद एक महिला हूं। आज की डेट में अगर हम देखें तो महिलाएं अपने आप को कहीं पीछे करती जा रही हैं और जरूरत है कि बढ़ चढ़कर महिलाएं भी, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए तो महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल आगे चल रही हैं। जरूरत है तो ऐसे लोगों की जो महिलाओं को समझ सके और उन्हें आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ डॉक्टर पुनीता यहाँ पर बनी हुई थी। डॉक्टर पुनीता से हमने बातचीत की और बातचीत के दौरान हमने ये भी जाना कि लंपी वायरस जो है उसे किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं। वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी है। जितने भी पशुपालक हैं या जिन्हें लग रहा है कि उनके जानवर में, उनके पशु में इस तरह का वायरस है, तो वो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले, डॉक्टर से सलाह मशवरा करके वैक्सीनेशन भी ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और इसी के साथ महिलाओं के लिए भी उन्होंने यही मैसेज दिया कि आप अपने सपनों को साकार करें। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको पीछे होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने की जरूरत है। तो आपका अवसर में आज हमारी मुलाकात डॉक्टर पुनीता से हुई। अगली बार फिर किसी से मुलाकात होगी और हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।